नाउ आज हम लोग एनिमल किंगडम का पूरी एनिमल डाइवर्सिटी का एकदम रिवीजन में मारेंगे, ठीक है। और रिवीजन करेंगे, ओके, पूरा फुल विद एनसीईआरटी, ओके, एक पॉइंट पूरा वर्ड टू वर्ड, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ तो सबसे पहली बात क्वेश्चन जान लो, क्वेश्चन जानना पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ 2017 में 3 क्वेश्चन आए थे इससे, 2018 में भी 3 क्वेश्चन आए थे, 2019 में भी 3 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 4 क्वेश्चन आए थे। अब 2022 में ऑब्लिक कर लो 2 या 3, ठीक है। मतलब इतने तो कंफर्म ही आने हैं, ठीक है। तो और रिवीजन मारते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, नो एनसीईआरटी नो एनसीईआरटी लिखती है व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने मतलब चारों तरफ देखते हो, नो, तो यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फॉर्म। तो मतलब आप जब अपने चारों तरफ देखते हो ना, तो आपको डिफरेंट तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट तरह के डिफरेंट एनिमल्स लाइक चीटा, चींटी, मच्छर, मक्खी, ठीक है, इस तरह के मतलब कछुआ, छिपकली, सांप, शेर, सियार, कुकुर, बिलार, ये सारे एनिमल डिफरेंट एनिमल हैं जो दिखते हैं आपको चारों तरफ, ठीक है। तो दैट मीन्स एनसीईआरटी लिखती है जो कि क्या होंगे, जिनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, जिनका रंग मतलब रंग रूप में सब क्या है, एकदम डिफरेंस है, ठीक है। तो एनसीईआरटी लिखती है एज ओवर अ मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, अब तक की लिखती है आप अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज ऑफ एनिमल्स को देखते हो, ठीक है। और अब तक कम से कम मिलियन ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, अब तक कम से कम कुछ नहीं तो लाखों स्पीसीज जो है डिस्क्राइब की जा चुकी है, अर्थात खोजी जा चुकी है। नाउ रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग इस अर्थ पे टोटल लिविंग बीइंग अभी तक कितने डिस्कवर किए जा चुके हैं, 17 से 18 लाख। उसमें से 17 से 18 लाख लिविंग बीइंग में सिर्फ और सिर्फ एनिमल की स्पीसीज जानते हो कितनी है, 12 लाख स्पीसीज। कितनी? 12 लाख स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की है। ध्यान से सुनो, मज़ा आ जाएगा यार भाई, मतलब एक बार फील लेके पढ़ो चैप्टर का। रॉबर्ट में साइंटिस्ट ने डिस्कवर, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग है, उन्होंने बताया कि अब तक जो है इस अर्थ पे अपनी 17 से 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उसमें से ओनली ऑन 12 लाख के आसपास सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स हैं, ठीक है। अब आपको पता है 12 लाख एनिमल्स में की स्पीसीज, 12 लाख एनिमल के इंडिविजुअल नहीं है, 12 लाख स्पीसीज हैं, ना कि 12 लाख मेंबर हैं, ठीक है। 12 लाख अलग अलग स्पीसीज, 12 लाख स्पीसीज है, उसमें से एक स्पीसीज है होमो सैपियंस, ठीक है, जिसके 8 अरब से ज़्यादा मेंबर्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं। बाकी और भी 11,99,999 स्पीसीज एनिमल की और है टोटल, और टोटल उन्होंने कहा 12 लाख स्पीसीज हैं टोटल एनिमल की, जिसमें से एक स्पीसीज की है ह्यूमन की, होमो सैपियंस की, ठीक है, होमो सैपियंस, जिसके कम से कम 8 अरब से ज़्यादा मेंबर हो गए। भाई हर जगह है, चाइना, और भाई चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन तो 3 बिलियन के आसपास होगी यार भाई, ठीक है। 2 कंट्रीज की 3 बिलियन तो पॉपुलेशन होगी हाँ यार, ठीक है। तो कहने का मतलब बात सुनो, हमने क्या कहा, टोटल एनिमल की कितनी स्पीसीज, 12 लाख, ठीक है। अब 12 लाख स्पीसीज में अगर हम सिर्फ और सिर्फ होमो सैपियंस की बात करें, जिसके 8 अरब से ज़्यादा मेंबर इस अर्थ पे प्रेजेंट है, अगर सिर्फ होमो सैपियंस की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में एक ह्यूमन में लगभग 30,000 कैरेक्टर प्रेजेंट हैं। कितने? 30,000, मतलब 30,000 कैरेक्टर। और क्या भैया, अब जैसे एक्सटर्नल बॉडी हेयर का होना, ईयर पिन्ना का होना, ठीक है, बाइपीडल लोकोमोशन अर्थात 2 पैरों पे चलना, ठीक है, डायाफ्राम होना, लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन करना, और क्या है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होना, और क्या है, और क्या, 4 चैम्बर हार्ट का होना, और क्या, बहुत सारे हमने तो ऐसे 8-9 कैरेक्टर गिनाए भाई, एक्सटर्नल बॉडी हेयर का होना, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो हमने तो अभी 8 या 9 कैरेक्टर आपको गिनाए, ये सब कैरेक्टर गिनाए हमने, ठीक है, होमो सैपियंस के। ऐसे होमो सैपियंस दैट मीन ह्यूमन में टोटल 30,000 कैरेक्टर प्रेजेंट है, लगभग 30,000 कैरेक्टर। मतलब सोचो 12 लाख स्पीसीज में ओनली ऑन, अगर होमो सैपियंस
स्पीसीज़ की बात करें हम लोग, सिर्फ एक स्पीसीज होमो सैपियंस की, तो उसके अंदर कितने करेक्टर प्रेजेंट है भाई? 30,000 करेक्टर। ठीक है, ऐसे हर स्पीसीज़ के अंदर अगर 30,000 करेक्टर मान के चलो, तो टोटल पूरी लिविंग स्पीसीज जो एनिमल की है, कितने करेक्टर होंगे उसके पास? पूरे एनिमल में अगर देखा जाए तो कितने करेक्टर होंगे सारे एनिमल्स की जो स्पीसीज हैं? तो टोटल हर एनिमल की स्पीसीज के पास एक एनिमल यानी होमो सैपियंस में मान के चलो 30,000 करेक्टर हैं अकेले। हाँ, और टोटल 12 लाख स्पीसीज हैं, हर स्पीसीज में 30,000 होंगे, तो 12 लाख इंटू 30,000 करेक्टर, दैट मीन 12 3 36 अरब करेक्टर। ठीक है, अब आप बताओ हमें, क्या आप 36 अरब करेक्टर याद कर सकते हो? नहीं याद हो सकते ना भाई। अगर हम आपसे पूछें कि आप 100 स्पीसीज़ का नाम गिना दो, करेक्टर बाहर में जाए, करेक्टर नहीं गिना पाओगे, करेक्टर 36 अरब है भैया, कहाँ से गिना दोगे? अगर हम सिर्फ आपसे ये बोलें कि आप सिर्फ और सिर्फ 100 स्पीसीज़ का नाम गिना दो, एनिमल स्पीसीज, तो हो सकता है आप ना गिना पाओ। इवन हम भी ऐसा बायोलॉजी स्टूडेंट है, तो हम भी नहीं गिना पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब मुश्किल से गिना देंगे। ठीक है, हो सकता है आपसे ज़्यादा गिना दें, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा 100-150 गिना पाएंगे, इससे ज़्यादा हम भी नहीं गिना पाएंगे। ठीक है, तो फिर ये तो स्पीसीज की बात हो गई। अब कैरेक्टर चूँकि इतने ज़्यादा प्रेजेंट हैं, कितने 36 अरब करेक्टर, जो कि याद नहीं किया, तो साइंटिस्ट आपस में मिले। ठीक है, डिसाइड किया गया कि ऐसा करते हैं, जिन एनिमल, जितनी भी एनिमल हैं, एनिमल स्पीसीज हैं, देखेंगे जिनके कैरेक्टर मैक्सिमम सेम रहते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर दी जाए। ठीक है, क्या हमने कहा? क्योंकि भाई इतनी एनिमल स्पीसीज हैं, कितनी 12 लाख हैं, और 12 लाख में कम से कम सबके कैरेक्टर देखोगे तो कम से कम इतने सारे कैरेक्टर हैं। तो साइंटिस्ट आपस में मिले होंगे, उन्होंने चर्चा करी होगी कि ऐसा करते हैं यार, हर एक स्पीसीज़ के तो कैरेक्टर याद नहीं भाई। ह्यूमन के कैरेक्टर क्या 30,000 आप बता पाओगे? जबकि ह्यूमन हो और नहीं कैरेक्टर 30,000 नहीं, तो अलग अलग स्पीसीज़ के कैसे कैरेक्टर उनके बता दोगे? नहीं बता सकते ना। तो यही साइंटिस्ट ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने आराम से क्या कहा, सोचा कि ऐसा करते हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर सेम हैं, उनकी ग्रुपिंग कर दी जाए। ठीक है, तो वही NCERT लिखती है। नाउ एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल हैज़ बीन डिस्क्राइब, अब तक लाखों स्पीसीज डिस्क्राइब की जा चुकी, लाखों मतलब 12 लाख स्पीसीज। ठीक है, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। अब क्या हुआ, इतनी स्पीसीज हैं तो इनका क्लासिफिकेशन की ज़रूरत, बहुत ज़रूरी हो गया इनका क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, कि भाई इनको क्लासीफाई, इनकी ग्रुपिंग की जाए। क्यों ज़रूरी हो गया? क्योंकि भाई देखो, अगर बाय द वे इन फ्यूचर कोई हमको नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, क्या हमने कहा इन फ्यूचर बाय द वे कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, तो उसके कैरेक्टर हम लोग देखेंगे, और फिर हम लोग जो ये बायोलॉजिकल ग्रुप बनाए गए हैं, इनके स्पीसीज़ के कैरेक्टर देखेंगे। ठीक है, देखेंगे कि जो नई स्पीसीज हमें मिली है, उसके कैरेक्टर किसी बायोलॉजिकल ग्रुप से मैच खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। अगर खा रहे होंगे मैच, तो हम इस स्पीसीज को उस बायोलॉजिकल ग्रुप में इंक्लूड कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें उस स्पीसीज के कैरेक्टर अलग से नहीं याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है क्लासिफिकेशन का फ़ायदा। वही NCERT लिखती है, द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। बात सुन लो, द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन, मतलब क्लासिफिकेशन जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन, असाइनिंग अ सिस्टम, मतलब असाइनिंग का मतलब होता है देना। लिख लिया करो, जिसके बारे में ना पता हो, जिस टर्म के बारे में आपको ना पता हुआ करे, उसको अच्छे से लिख दिया। असाइनिंग का मतलब होता है देना। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है, इट इज़ ऑल्सो हेल्प, इज नोन एज व्हाट, असाइनिंग सिस्टमेटिक टू न्यूली डिस्क्राइब। जो भी हमको नया डिस्कवर ऑर्गेनिज्म इन फ्यूचर मिलेगा, उसको एक सिस्टमेटिक पोजीशन देने में हेल्प करता है। बस दैट्स मीन, तो इतनी लाइन का मतलब यही हुआ। ठीक है, अब बात करो, अब न्यूली ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ लो। जैसे सपोज दैट हम गए साउथ अमेरिका के जंगल में। ठीक है, हमको एक साइंटिस्ट मिले,
एक साइंटिस्ट याद होगा आपको, अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट, ठीक है। ये साउथ अमेरिका के जंगल में वहीं मतलब अपना डिस्कवरी वगैरह वही सब खोज वगैरह करने गए थे, ठीक है। तो सपोज दैट हम भी गए, अब हमें एक नई स्पीसीज मिलती है, ठीक है। आपको बता रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन करने से फ़ायदा क्या होता है। सपोज दैट एक क्लासिफिकेशन में एक सिस्टमेटिक ग्रुप है, एक बायोलॉजिकल ग्रुप है मैमेलिया, जिसमें हम लोग आते हैं। तो मैमेलिया के जितने भी मेंबर हैं उनके पास एक अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा। भाई बायोलॉजिकल जितने ग्रुप बनाए गए हैं ना, वो ऐसे ही थोड़ी ना, मतलब उनकी अपनी आपस में एक एंटिटी होगी, एक पहचान होगी ना, ठीक है। वो पहचान होगी उसकी, अगर वो पहचान उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुप के अंदर डालेंगे। जैसे मैमेलिया के अंदर क्या है पहचान, उसकी एंटिटी क्या है अपने बायोलॉजिकल ग्रुप की, कि भाई अगर जिस भी ऑर्गेनिज्म को मैमेलिया के अंदर इंक्लूड किया जाएगा उसके पास होनी चाहिए मैमेरी ग्लैंड, ठीक है। मैमेरी ग्लैंड होना चाहिए, 4 चैम्बर हार्ट होना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल बॉडी हेयर होनी चाहिए, वार्म ब्लडेड एनिमल होना चाहिए। तो ये सारे थोड़े बहुत कॉमन फीचर्स हैं जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम लोग उसको मैमेलिया के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब ठीक है, तो मैमेलिया ग्रुप की यही मतलब ये जो बायोलॉजिकल ग्रुप बनाए जाते हैं इनकी अपनी एक एंटिटी है, अपनी एक पहचान होती है, ठीक है। बात सुनो, भी बता रहे सारी चीज़ें। तो दैट मीन्स हम गए अलेक्जेंडर वहाँ साउथ अमेरिका के जंगल में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ साउथ अमेरिका, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ अच्छा सबसे ज़्यादा 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है कहाँ की है। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है आंसर गया था। बताते हैं उसकी बायोडाइवर्सिटी 6% है, मतलब दुनिया का 6% जंगल सिर्फ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है कवर करता है, समझ लो। लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के बाद, लंग्स ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। मतलब समझ लो धरती का उसको फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि वो इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, ठीक है, ओके। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। हम आपको बता रहे थे कि भाई साउथ अमेरिका के जंगल में गए, अब एक हमें नई स्पीसीज मिली, ठीक है। देख रहे थे कि भाई यार नई स्पीसीज़ है, वो आज तक कभी डिस्कवर नहीं की गई हुई थी, कभी भी डिस्कवर नहीं की। तो हमने देखा सबसे पहले वो हमें मिली, दुनिया में किसी इंसान को नहीं मिली। तो हमने देखा कि भाई उसके एक्सटर्नल बॉडी हेयर प्रेजेंट है, लोकोमोशन कर रहा है, मतलब चल फिर रहा है, और बॉडी हेयर प्रेजेंट हैं बाकायदा यार, ईयर पिन्ना प्रेजेंट हैं। और हमने देखा कि यार उसमें वार्म ब्लेडेड, भाई उसको काट के देखा हमने, अच्छा वो काटने देगा, अरे देख लिया इसे बात बता रहे हैं जैसे। तो देखा कि वार्म ब्लेडेड एनिमल था वो, हाँ वार्म ब्लेड। फिर देखा कि भैया नीचे मैमेरी ग्लैंड भी उसके प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखो जब इतना सब हमने देख लिया, कॉमन कैरेक्टर थे मैमेरी ग्लैंड या पिन्ना, एक्सटर्नल बॉडी हेयर, वार्म ब्लेडेड, इतनी चीज़ें देख ली भैया जो बाहर से देख सकते थे। तो अब इतने से आइडिया हम लगा पाएंगे कि नहीं कि उसको वो नई स्पीसीज़ को हमको किस बायोलॉजिकल ग्रुप में इंक्लूड करना चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है, लगा ही लेंगे। मैमेरी ग्लैंड प्रेजेंट है तो उसको ना ही हम लोग फिशर में रखेंगे, ना ही एम्फीबिया में रखेंगे, ना ही रेप्टाइल में, सीधे हम लोग मैमल्स में जाके इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ये जो ग्रुप बनाए गए हैं इनका यही फ़ायदा होता है कि आगे जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म हैं इनको क्लासीफाई करना बहुत ही इजी हो जाता है। इनके कैरेक्टर देख लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल जो ग्रुप बने उनके कैरेक्टर, उनकी एंटिटी देखेंगे, या फिर जिस भी ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा जाएगा उनके पास क्या कैरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से दैट्स इट, ओके। एक मिनट, हम अपना मोबाइल जो है थोड़ा ओके ऑफ, ठीक है। तो दैट मीन्स ठीक है, समझ गए ना अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई। एनसीईआरटी कहती है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से। देखो एनसीईआरटी कहती है जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो डिफरेंट एनिमल देखते हो जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट फॉर्म होता है, सब डिफरेंट ही देखते हो ना यार। अब तक टोटल मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो है डिस्कवर्ड की जा चुकी हैं। एनिमल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, अभी सारी चीज़ बताएंगे, ठीक है, परेशान ना हो। तो दैट्स मीन कहने का मतलब है
कि अब इतनी सारी मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ है तो इनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई इन फ्यूचर क्लासिफिकेशन करने से क्या होगा, इन फ्यूचर अगर हमें कोई और नई स्पीसीज़ मिलती है तो उसको क्लासीफाई करना हमारे लिए, उसको एक नई बायोलॉजिकल सिस्टमेटिक पोजीशन देना हमारे लिए इजी हो जाएगा, इसलिए हमको क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो साइंटिस्टों ने बढ़िया क्लासिफिकेशन किया होगा, ठीक है। नो, अब एनसीईआरटी दूसरा वो समझाती कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नो, अब एनसीईआरटी लिखती है कि क्लासिफिकेशन करोगे, जैसे क्लासिफिकेशन करोगे तो बेसिस ऑफ, ये अभी तक ये नॉर्मल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया, अब ये बता रही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है जिस भी चीज़ को आप क्लासीफाई करोगे ना तो कुछ ना कुछ उसका क्राइटेरिया होगा ना स्पेशल, कि भाई अब जैसे क्लास में है कोई, आपने क्लास में जो स्टूडेंट को देखा जाए तो स्टूडेंट एक तरफ गर्ल्स बैठी हुई हैं, एक तरफ बॉयज़ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी क्या किया गया है भाई, स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ही तो किया गया है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन किसी ना किसी बेस को लेके तो किया गया है, यहाँ पे जेंडर के बेस पे कर दिया गया कि एक तरफ बॉयज़ एक तरफ गर्ल्स, ठीक है। सपोज दैट कुछ स्टूडेंट जिनके आगे बैठे हुए हैं जिनकी हाइट कम है, कुछ स्टूडेंट पीछे बैठे हुए हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है स्टूडेंट में, लेकिन यहाँ पे बेसिस क्या माना गया, हाइट को। ऐसे ही आप जब भी किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हो ना तो उसका कुछ ना कुछ आप क्या कर लेते हो, बेस लेते हो, कोई ना कोई मतलब क्राइटेरिया लोगे ना क्लासिफिकेशन के लिए। तो बस ऐसे ही एनसीईआरटी भी कहती है कि भाई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये बताती है, क्या बताती है आओ पढ़ लेते हैं। लिखती है इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, जैसा कि हमने बताया था कि भाई अर्थ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट एनिमल्स हैं, इसके बावजूद उनके अंदर कुछ फंडामेंटल्स कॉमन फीचर्स प्रेजेंट हैं। नहीं समझ में आया, जैसे कि हमें देखो, चींटी को देखो, हाथी को देखो, गाय को देखो, भैंस को देखो, कुत्ते को देखो, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, उसके बावजूद हम लोगों में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं, कुछ फंडामेंटल कॉमन फीचर्स हैं, हम लोगों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। लाइक एग्जांपल, अब क्या क्या समानताएं पाई जा सकती हैं एज अ सेलुलर लेवल पे, वही लिखता है कि स्पाइट मतलब के बावजूद, देखो हमने लिखा है हिंदी, जिसकी हिंदी ना पता हुआ करे लिख लिया करो गूगल से सर्च मार के, सबसे हिंदी अब तो गूगल है। Now, in spite of difference in structure and form of different animal, मतलब डिफरेंट एनिमल हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फॉर्म में, इसके बावजूद देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल, ठीक है, उनके कुछ फंडामेंटल्स उसमें समानताएं दिखाई पड़ती हैं, लाइक वेरियस इंडिविजुअल्स में रिलेशन, लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल, उनका बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सेलोम, कुछ पैटर्न ऑफ तुम्हारा डाइजेस्टिव पैटर्न है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इनमें सब में क्या है, कुछ ना कुछ हमको समानताएं देख, डिफरेंट एनिमल हैं, इसके बावजूद हमें उनमें कुछ फंडामेंटल फीचर कुछ ना कुछ एक दूसरे में समान दिखाई देते हैं उनके सारे एनिमल्स में, ठीक है। लाइक उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, सीलोम कौन सी है, मतलब नेचर ऑफ सीलोम, और लाइक उनमें कौन सा, मतलब कि लाइक बॉडी सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब सारी चीज़ें इनमें हो सकता है समान, कॉमन दिखाई दें। अच्छा, ये जो फीचर्स हैं लाइक बॉडी सिमेट्री हुआ, नेचर ऑफ सीलोम हुआ, और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो फीचर्स हैं, इन्हीं फीचर्स को एज अ बेसिस मान के पूरे एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है in spite of difference in structure and form of different animal, there are fundamental features of common to various animals, सही है, in relation to the arrangement of cell, मतलब cellular organization, body symmetry, nature of cell pattern of digestive, circulatory and reproductive system, सही बात है। now ये जो features हैं, यही जो features हैं body symmetry वगैरह, these features are used as the basis of classification and some of them are डिस्कस है, ठीक है। मतलब ये सारे जो फीचर्स हैं इन्हीं को एज अ बेस बना के एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें से कुछ का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, बस खत्म, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, स्टार्टिंग से देखो,
देखो 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 देखो, अब हम लोग हुआ क्या, सबसे स्टार्टिंग में जा रहे हैं। एक्चुअली पूरी भसड़ क्या है, स्टार्टिंग से पूरी कहानी क्या है। सबसे पहले हमें एक साइंटिस्ट आते हैं, आर.एच. विट्टेकर सर, ठीक है। 1969 में एक साइंटिस्ट आते हैं, आर.एच. विट्टेकर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप पढ़ोगे, ठीक है। ये पूरे लिविंग स्पीसीज को, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, पूरी लिविंग स्पीसीज को ये 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। आर.एच. विट्टेकर सर क्या करते हैं, 5 ग्रुप में पूरी एनिमल स्पीसीज को डिवाइड कर देते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ठीक है। मेरी बातें ध्यान से सुनना। अब हमने क्या बताया, जब भी आप किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया लेते हो ना। तो इन्होंने भी लिविंग स्पीसीज को 5 ग्रुप में डिवाइड किया था भाई, तो इन्होंने भी कोई ना कोई क्राइटेरिया ही तो लिया होगा। लेकिन इनका क्या क्या क्राइटेरिया था, जैसे हम लोग एनिमल किंगडम क्लासीफाई किएंगे तो अभी हमने बताया क्या क्राइटेरिया लिया जाएगा भाई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, लाइक डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्राइटेरिया लिया जाएगा एनिमल किंगडम को जब क्लासीफाई करेंगे एनिमल्स को। लेकिन अगर पूरी लिविंग स्पीसीज को बात करें, लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, तो उसको आर.एच. विट्टेकर सर ने क्लासीफाई किया था। तो उन्होंने क्या क्राइटेरिया लिया था भाई, जो इनके ग्रुप बनाए, कोई ना कोई बेसिस, कोई ना कोई क्राइटेरिया दिया होगा ना, जो पूरे लिविंग स्पीसीज को इन 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने क्या क्राइटेरिया लिया था, इन्होंने लिया था पीसी-एमरफ। इन्होंने 5 क्राइटेरियाज लिए थे, 5 बेस लिए थे, जिनके हिसाब से इन्होंने ये ग्रुपिंग करी लिविंग स्पीसीज की। क्या ली भाई, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा, पी, ट्रिक याद रखो मेरी वाली बहुत खतरनाक है, पीसी-एम-रब, ठीक है। पी से क्या होगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा इन्होंने। सी से क्या देखा, सेल स्ट्रक्चर कर दो या सेल टाइप। सेल स्ट्रक्चर या सेल टाइप का मतलब ये होता है कि भाई देखो, जो ऑर्गेनिज्म है वो, उसमें सेल टाइप क्या है, मतलब यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, या फिर सेल स्ट्रक्चर की बात करो भाई, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, दैट्स इट, ओके। फिर उसके बाद एम का मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, खाना खुद से बनाता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। लाइक जैसे मोनेरा है, मोनेरा में बोथ ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, लाइक वो ऑटोट्रॉफ भी होता है, हेट्रोट्रॉफ भी होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ में वो कीमोट्रॉफ होता है, कीमोट्रॉफ भी हो सकता है और फोटोट्रॉफ भी हो सकता है, दैट मीन फोटोसिंथेसिस करके भी वो अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफ दैट मीन्स हेट्रोट्रॉफ भी हो सकता है भाई। इसी तरह अगर प्रोटिस्टांस की बात करें तो प्रोटिस्टा में भी जो न्यूट्रिशन होता है वो दोनों टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफ भी होता है, मतलब सपोसी भी होते हैं हिंदी में बोले तो, और हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है हिंदी में शायद क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ हिंदी में कहते हैं परपोसी, मतलब दूसरे के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड होना, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। तो इसमें क्या होता है, प्रोटिस्टेंस क्या है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं भाई। ऑटोट्रॉपिक जो क्राइजोफाइट डाइनोफ्लैजलेट हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और अपना जो ये यूलिना होता है ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉपिक मतलब ये एक ऐसा एनिमल है ना जो ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते हैं भाई। यूलिना जब सूरज होता है तो फोटोसिंथेसिस करता है, दैट मीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और जब सूरज नहीं होता है, जब सनलाइट नहीं आ रही होती है, तब वो हेट्रोट्रॉपिक मतलब कि दूसरे जीवों को खाता है फिर, ठीक है, उससे न्यूट्रिशन पूर्ति करता है। तो दैट मीन्स ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है, ठीक है। वही अगर बात करें हम लोग स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोन्स की, तो ये प्रॉपरली पूरी तरीके से हेट्रोट्रॉप होते हैं, ठीक है। अच्छा भैया ये बताइए, आपको कैसे पता कि जो प्रोटोजोआ है वो हेट्रोट्रॉप होता है? अरे भैया प्रोटोजोआ इधर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, और क्या, एनिमल्स लाइक ही तो है, लेकिन यूनिसेलुलर होने की वजह से इनको आर.एच. विट्टेकर सर ने क्या, हाँ प्रोटोजोआ एनिमल्स ही है, लेकिन चूंकि सारे एनिमल्स का जो ग्रुप बनाया गया वो क्या है, मल्टी सेलुलर, लेकिन प्रोटोजोआ उसमें से यूनिसेलुलर आ गया। तो यूनिसेलुलर ने इन्होंने क्या किया सर ने, आर.एच. विट्टेकर सर ने, इन्होंने पूरा यूनिसेलुलर का अलग ग्रुप बना दिया। तो देखा कि अरे प्रोटोजोआ जो एनिमल है ये भी यूनिसेलुलर है, तो उसको उठा के इन्होंने प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया, समझ रहे हो। दैट मीन्स एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप होते हैं, हम लोग क्या हेट्रोट्रॉप प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है ना, फूड वगैरह के लिए, प्लांट्स कह लो या अदर ऑर्गेनिज्म कह लो, लाइक अरे यही मुर्गी, मछली, मुर्गा, बकरा, यही सब, ठीक है। तो दैट मीन्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स का,
ठीक है। और चूँकि प्रोटोजोआ है प्रिमिटिव मतलब सबसे प्राचीनतम ये एनिमल है ना, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, तो दैट्स मीन्स ये भी क्या है, इसमें कौन सा वो पाया जाएगा न्यूट्रिशन, अपना ये हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। अब बात आई ये प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई में जो होता है, फंजाई पूरे हेटेरोट्रॉपिक में भी मेनली जो होते हैं वो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, मेनली सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। अब भाई कुछ है तो होते हैं ना जो ये माइकोराइजा और लाइकेन बनाते हैं, दैट मीन पैरासिटिक नेचर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इसमें। लेकिन मेनली कैसे होते हैं ये लोग, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब सड़ी गली चीज़ें खाते हैं। और क्या, कुत्ता ये सब कहीं कोई मर गया तो वहाँ पे क्या होगा, फंगस लग जाएगा, दैट्स मीन्स, या फिर जैसे रोटी फेंक दी आपने ये लिए तो वहाँ पे वाइट कलर का वो फंगस लग जाएगा। तो उनका मेनली फंगस का क्या है, वो मेनली उनका सेप्रोट्रॉफिक सड़ी गली चीज़ें खाते हैं। जब कोई भी पत्ती फूल पत्ती ये सब सारी चीज़ें सड़ गल जाती हैं तो उनको अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, कौन, फंगस। ओके, तो अब आया आपका प्लांटी। नो, प्लांटी क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। और अगर एनिमल्स की बात आती है भाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी हो गया। अब एनिमल्स की बात आई, एनिमलिया की, तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोगों का न्यूट्रिशन कैसा, हम लोग कम्प्लीटली क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, पूरी तरह से प्लांट वगैरह अदर ऑर्गेनिज पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्होंने लिया था क्राइटेरिया एक ऑर्गेनिज को डिवाइड करने का, लिविंग स्पीसीज़ को, और क्या लिया था, PCM रब का मतलब होता है, R का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। इन्होंने ये भी देखा था कि लिविंग स्पीसीज़ का जो क्राइटेरिया इन्होंने तैयार किया था, तो इन्होंने देखा था कि किस में कौन सा रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, भाई कौन सा ऑर्गेनिक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा एसेक्सुअली, कि किस में दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ये सारी चीज़ें भी, ये सारा भी इन्होंने देखा था। फिर M रब, अभी से होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, लाइक उसमें किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है। जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, तुम्हारा ये है फंजाई, प्लांटी और एनिमल है। तो मोनेरा में देखा क्या है, सेलुलर लेवल, मतलब जो मोनेरा में मेनली आपका होता है बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ठीक है। और अगर बात करें आपका ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें भी सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर इसकी बात करें आपका ये फंजाई, तो ये क्या होता है, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें प्लांटी की तो ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर बात करें हम लोग एनिमलिया की तो ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं। बट फंजाई में क्या है, मल्टी सेलुलर तो होता है, लेकिन उसमें क्या होता है मल्टी सेलुलर, लेकिन जो उसमें सेल वॉल पाई जाती है वो काइटिन की बनी होती है। वही प्लांटी की अगर बात करें तो उसमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है। वही अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो विदाउट सेल वॉल, ठीक है। यही सब कॉमन कैरेक्टर देख के उन्होंने, यही सब कॉमन क्राइटेरिया था, उसको देख के इन्होंने क्लासिफिकेशन किया RS विटेकर सर ने, ठीक है, कंप्लीट, ज़्यादा बता। तो दैट मीन्स समझ में आ गया ना, यही सारी फीचर्स थे। तो पूरे लिविंग ग्रुप को इन्होंने 5 ग्रुप में डिवाइड किया भाई। पूरे लिविंग मतलब पूरे 17 से 18 लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। उन्होंने टोटल 5 ग्रुप में 17 से 18 लाख स्पीसीज को डिवाइड कर दिया भाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। उसमें से 17 से 18 लाख में टोटल सिर्फ और सिर्फ एनिमल की स्पीसीज टोटल 12 लाख हैं, और 5 लाख बताई जाती हैं प्लांट की। बाकी जो कुछ बच गए वो आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई होंगे, ठीक है। मतलब मेनली जो है एनिमल्स की स्पीसीज भाई भयंकर 12 लाख स्पीसीज। और क्या, अभी अब पता नहीं कितनी डिस्कवर होना बाकी हैं, आए दिन कोई ना कोई नई स्पीसीज मिलती है भैया एनिमल्स की, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तो जैसे RS विटेकर सर ने क्या किया था, जब भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया, दैट मीन कोई ना कोई क्राइटेरिया लिया ना, ऐसे हवा में थोड़ी ना 5 ग्रुप को बना दिए भाई। और ग्रुप जो बनाए जाते हैं वो प्रॉपर एक पूरा जो ग्रुप, कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप होता है उसकी अपनी एक पहचान होती है। जैसे मोनेरा है, मोनेरा की एक अपनी पहचान होगी ना कि भाई
यूनिसेलुलर होना चाहिए, प्रोकैरियोट होना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होना चाहिए, रिप्रोडक्शन ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये होना चाहिए। मतलब दैट मीन्स तभी उस ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग मोनेरा में रखेंगे। दैट मीन्स हर बायोलॉजिकल ग्रुप में की अपनी एक पहचान होती है। जिस तरह से हम बताएंगे अभी एनिमल्स को, एनिमलिया किंगडम को टोटल 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। इसके 11 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है भाई। पोरीफेरा, सिलेटेटा, डिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, स्केलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ओके, आराम से पढ़ते हैं ना। पोरीफेरा, मेरे साथ बोलो आराम से। पोरीफेरा, सिलेटेटा, डिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, स्केलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, तो दैट मीन्स 11 फाइलम। तो ये जो 11 फाइलम बनाए गए हैं, 11 ये फाइलम क्या है, एक बायोलॉजिकल ग्रुप है ना। तो ये इनकी आपस में अपनी एक पहचान है। ऐसे नहीं हवा, अच्छा बताओ, इनकी आपस में कोई ना कोई पहचान होगी ना, कि ऐसे हवा में बना दी गई, रैंडमली ऐसे ग्रुपिंग कर दी गई, नहीं यार। उसमें इनकी कुछ अपनी पहचान, कोई ना कोई एंटिटी होगी इनकी। ऐसे रैंडमली नहीं क्लासिफिकेशन कि कोई बायोलॉजिकल ग्रुप तैयार कर दिया जाता है ना। वो लिविंग वर्ल्ड में एक लाइन बहुत गजब की लिखती है एनसीईआरटी, लिखती ये है, आपको दिखा दे यार भाई, चलो अच्छा हम लिख के बताते हैं। लिखती है द बायोलॉजिकल ग्रुप और नॉट नियरली मॉर्फोलॉजिकल, मतलब समझना, मेरी बात पे ध्यान देना। बायोलॉजिकल ग्रुप्स और नॉट नियरली मॉर्फोलॉजिकल, या फिर कह लो बायोलॉजिकल एंटिटी और नॉट नियरली मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कोई भी बायोलॉजिकल, ये जो स्पीसीज जितनी हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि 3-4 स्पीसीज देखने में एक जैसी हुई। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है ऊपर से जो आप देखते हो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, जैसे आप ऊपर से देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, हमारी मॉर्फोलॉजी कर रहे हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को बाहर से देखना मतलब उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करना। ठीक है, आप मॉर्फोलॉजी देख के बता रहे हो कि मेरे पास 2 आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, हेयर है, टी-शर्ट, गुलाब ये है, तो आप मॉर्फोलॉजिकल मेरी स्टडी कर रहे हो। जब भी किसी भी चीज़ को काट के देखें दैट मीन्स उसका एनाटॉमी, और जब भी उसकी चीज़ को निकाल के उसको स्टडी करने लगे दैट मीन्स उसकी फिजियोलॉजी। ठीक है, ये सब थोड़े कॉमन फीचर हैं। ठीक है, अब आओ इधर आओ, टॉपिक पे आओ। तो कहाँ थे हम लोग, हमने क्या कहा था, क्या बता रहे थे, ये अपना जल्दी भूल जाता, अपना क्या था ये, अभी बता रहे थे जो कहाँ थे हम, क्या कह रहे थे, हाँ हमने क्या कहा, हाँ बायोलॉजिकल ग्रुप और नॉन नियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, मतलब 3-4 स्पीसीज से देखी हम लोगों ने। ऐसी बात नहीं कि वो देखने में ऊपर से सेम नहीं, मॉर्फोलॉजिकली सेम है तो उनको एक ही ग्रुप में इंक्लूड कर दिया जाए, उनका एक ग्रुपिंग कर दी जाए, उनको एक ग्रुप बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे नहीं क्लासिफिकल ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग कैसे करी जाती है, उनके प्रॉपर इंटरनली कैरेक्टर भी देखे जाते हैं कि भाई वो इंटरनली सेम है कैरेक्टर उनके आपस में कि नहीं। क्योंकि अगर देखो मॉर्फोलॉजिकल अगर आप स्टडी करके ग्रुपिंग बनाओगे तो बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि देखो हम लोग बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, भाई साइनोबैक्टीरिया की, वो भी हरे कलर का होता है। और अगर बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स भी हरे ग्रीन होते हैं। ठीक है, लौकी की बात करें, लौकी भी प्लांट है, हरा होती है। और अगर बात करें टिड्डा की, दैट मीन लोकस्ट की, वो भी हरा होता है देखने में। तोता की बात करें वो भी हरा होता है। तो देखने में तो ये सारे हरे हैं ना, मॉर्फोलॉजिकल देखने में तो सारे हरे हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर कहे जाएंगे भाई कलर वाइज। तो इनका क्यों ना एक ग्रुप में रख दिया जाए, नहीं रखा जाएगा क्योंकि भैया लोकस्ट और तोता कहाँ एनिमल है, वो कहाँ प्लांट है, साइनोबैक्टीरिया कहाँ वो आपका मोनेरन्स है। ठीक है, प्रोकैरियोट है। तो दैट्स मीन्स ऐसा नहीं है, बायोलॉजिकल लाइन कहती है लिविंग वर्ल्ड में एनसीईआरटी कि बायोलॉजिकल और ग्रुप्स और नॉट नियरली मॉर्फोलॉजिकल। ऐसा नहीं है कि 3-4 स्पीसीज आपने देखी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है तो उनको उठा के उनका एक ग्रुप बना दिया। ऐसे नहीं, इतनी आसानी से बायोलॉजिकल ग्रुप नहीं बनाए जाते। हर एक बायोलॉजिकल ग्रुप प्रॉपर उसकी अपनी एक पहचान होती है। दैट मीन्स सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं ऑर्गेनिज्म, इस बेस पे हम लोगों ने नहीं बायोलॉजिकल ग्रुप, बल्कि उनमें क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम और भी कैरेक्टर उनके आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, देन उनका एक बायोलॉजिकल ग्रुप। ऐसे नहीं हवा में रैंडमली बना दिया जाता बायोलॉजिकल ग्रुप। मेरी बात समझना अच्छी तरीके से। ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब समझ गए ना। अच्छा ठीक है, तो ये जो मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमलिया बनाया गया है। ठीक है, तो अब ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अपन का चैप्टर है एनिमल किंगडम, तो अपन बेसिक एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से एनिमल किंगडम, अच्छा ये बताओ एनिमल है क्या।
एनिमल को हम लोग कौन सा कैटेगरी देते हैं, किंगडम की कैटेगरी। हमने बताया था ना लिविंग वर्ल्ड में कि नहीं बताया था क्या, शायद नहीं बताया था, चलो आज बता देते हैं। एनिमल को जो कैटेगरी दी गई वो किंगडम की दी गई है। और एनिमल खुद क्या है, एक बायोलॉजिकल ग्रुप है भाई एनिमल स्पीसीज़ का। भाई एनिमल क्या है, एक बायोलॉजिकल स्पीसीज है। फिर उसको 11 छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, लाइक पोरीफेरा, सिलेटेटा, टिलोफोरा, प्लेटियम, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा में। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, एक ये भी सब बायोलॉजिकल ग्रुप हैं। और एनी बायोलॉजिकल ग्रुप इज नोन एज व्हाट, टैक्सॉन। तो अगर एनिमल की बात करें, एनिमल को कैटेगरी कौन सी दी गई है, कैटेगरी किंगडम की दी गई है। और एनिमल खुद में क्या है, एक बायोलॉजिकल ग्रुप है, इसलिए इसको हम लोग एक टैक्सॉन कहेंगे। एनी बायोलॉजिकल ग्रुप इज नोन एज टैक्सॉन। पढ़ने ही नहीं लफड़े में भाई, एनी बायोलॉजिकल ग्रुप कहने मतलब बायोलॉजिकल स्पीसीज, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इवन ऑल्सो नोन एज अ बायोलॉजिकल ग्रुप। इसीलिए हम लोग एक टैक्सॉन बोल सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आल्सो अ टैक्सॉन, क्योंकि ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप है ना बायोलॉजी का, जिसके अंदर 5 छोटे छोटे ग्रुप और बना दिए गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया। ये आपस में बायोलॉजिकल ग्रुप हैं, तो ये आपस में हर एक टैक्सॉन है। ठीक है, उसके बाद एनिमलिया की से बात करें तो चलो मोनेरा की बात करें। मोनेरन्स को फिर आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया भाई साइनोबैक्टीरिया, नहीं साइनोबैक्टीरिया नहीं, आपका याद दिलाओ वो एंशिएंट बैक्टीरिया क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसको तो ये आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ऑल्सो बायोलॉजिकल ग्रुप। तो ये दोनों भी क्या हैं, टैक्सॉन। हमेशा याद रखो, एनी बायोलॉजिकल ग्रुप हो उसको हम टैक्सॉन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोटिस्टा में आ जाओ। प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लाजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोअन्स। ये सारे के सारे अपना एक बायोलॉजिकल ग्रुप है भाई। तो इनको हम लोग, ये हर एक क्या है, टैक्सॉन है। कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप को हम लोग टैक्सॉन बोल सकते हैं। अच्छा बताओ, क्राइजोफाइट टैक्सॉन है ना, हाँ भाई, क्योंकि बायोलॉजिकल ग्रुप है। ऐसे ही अगर फंजाई पे आ जाओ, फंजाई को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है भाई, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, 4 पार्ट में इसको भी डिवाइड किया। और ये सारे के चारों क्या है, एक बायोलॉजिकल ग्रुप ही तो है भाई। ठीक है, तो चारों के चारों क्या हैं, टैक्सॉन है। ऐसे अगर हम लोग प्लांटी में जाएँ, प्लांटी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हर एंजियोस्पर्म अपने आप में एक टैक्सॉन है, बायोलॉजिकल ग्रुप है भाई बड़ा। फिर ऐसे एनिमलिया में आ जाओ, एनिमलिया को 11 छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड किया गया। क्या फाइलम को आप छोटा समझ रहे हो? अरे नहीं यार, एनिमल किंगडम के लेवल पे तो पोरीफेरा जो है वो तो छोटा ही हुआ ना। हाँ, पोरीफेरा आपस में छोटा नहीं है अगर इसको अकेले पे पढ़ो, बहुत बड़ा है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं एनिमलिया की। तो एनिमलिया के आपस में 11 फाइलम है, 11 ग्रुप में डिवाइड किया। तो एनिमलिया के कंपेयर में तो पोरीफेरा छोटा ही हुआ ना, क्योंकि एनिमलिया में सब आ जाते हैं आपके, पोरीफेरा से रिलेटेड सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आराम ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मेरा कहने का मतलब समझो आप। ठीक है, एनी बायोलॉजिकल ग्रुप इज नोन एज टैक्सॉन। ठीक है, वैसे तो हम पूरा सुना सकते हैं एनिमल किंगडम की, एक से एक क्लास, ऑर्डर, ये सब मैंने, लेकिन वो आपके कोई लेवल का नहीं है, वो एनसीईआरटी में आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि तो हमने, ठीक है चलो वो बात की बात है। अब आओ इधर आओ, एनिमल किंगडम में तो अब हमको पढ़ना क्या है, एनिमल किंगडम पढ़ना है। ठीक है, तो एनिमल किंगडम का हम लोगों ने जिस हिसाब से एनिमल को क्लासीफाई करना है भाई, 12 लाख स्पीसीज़ हैं इतनी, इसका हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है। तो कोई ना कोई बेसिस ऑफ क्राइटेरिया होगा ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। तो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं वही हम लोग एक एक करके सारे क्राइटेरियाज को देखेंगे। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि ये जान लेते हैं हम लोग कि पूरे एनिमल को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये याद कर लो कि भाई 11 ग्रुप्स में डिवाइड कराया गया है। देखो एनिमल क्या है, किंगडम, इसके नीचे जो कैटेगरी आएगी वो क्या है, 11 ग्रुप्स जो होंगे उनको हम लोग फाइलम बोलेंगे। ठीक है, तो वो 11 फाइलम क्या है उसके नाम याद होने चाहिए। फिर से हम तैयार करवा दे रहे हैं आपको। पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थी, वेस्केलमिन्थी, रेनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एक बार स्पीडली कर रहे हैं। ठीक है, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थी, वेस्केलमिन्थी, रेनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। फिर से बताना, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थी, वेस्केलमिन्थी, रेनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा।
ठीक है ना, इसी फ्लो में तैयार कर लेना। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, हो जाएगा। जब हमें आ सकता है तो किसी को भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है, बस ये बात याद रखना। हाँ तो हम लोग अब देखते हैं एक करके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल का है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो समझते हैं भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ बता देना। अच्छा सेल और टिश्यू में डिफरेंस बताओ पहले मैं। क्या सेल और टिश्यू में? हाँ भाई बताओ। देखो सेल तो सेल ही होती है, उसमें क्या बताना। अच्छा टिश्यू का बता दो। अच्छा टिश्यू क्या ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू बोल सकते हैं कि नहीं? ग्रुप ऑफ सेल को हाँ टिश्यू क्यों नहीं बोल सकते? ग्रुप ऑफ सेल ही तो टिश्यू होता है। नहीं नहीं नहीं, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू नहीं बोल सकते। देखो क्यों? टिश्यू हम लोग तब बोलते हैं जब ग्रुप ऑफ सेल मतलब एक सेल का ग्रुप हो, लेकिन उसमें जितनी सेल प्रेजेंट हैं मतलब ग्रुप्स हैं, जितनी सेल का ग्रुप है वो उसमें से सारी सेल मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हों। मतलब सारी सेल एक ही फंक्शन करती हों, ठीक है, एक ही फंक्शन परफॉर्म करती हों। A group of cell having similar function is known as, देन हम लोग उसको टिश्यू बोलेंगे। सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल होने से उसको हम लोग टिश्यू नहीं बोल देते हैं। भाई ग्रुप ऑफ सेल तो एक तरफ न्यूरॉन की सेल पड़ी हुई है, एक तरफ अपनी स्किन की सेल पड़ी हुई है, एक तरफ लंग्स की, एक तरफ माइक्रोग्लिया मतलब कि कोई भी सेल पड़ी हुई है। तो सारी सेल्स को मिला के हम लोग टिश्यू थोड़ी ना बोलेंगे, सारी सेल्स अलग अलग सेल्स हैं भाई, सबका काम अलग अलग है, सबकी ऑरिजिन अलग अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो हम लोग उसको क्या सेल टिश्यू नहीं, हाँ ग्रुप ऑफ सेल जरूर है, लेकिन उसको हम लोग टिश्यू हम लोग कब बोलते हैं? जब ग्रुप ऑफ सेल मतलब सेल का ग्रुप हो हैविंग अ कॉमन फंक्शन परफॉर्म, जब सारे मिलकर कॉमन फंक्शन करें, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करें, देन हम लोग उस ग्रुप ऑफ सेल को तब हम लोग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। समझ पाएगी नहीं? ठीक है तब सही है। तो दैट सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, तो समझ गया ना टिश्यू क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, इज नोन एज व्हाट? टिश्यू। अब आओ, तो दैट्स मीन्स आप टिश्यू समझ गए, ठीक है। आओ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी समझो। तो दैट्स मीन्स देखो होता क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली 3 और 4 टाइप का होता है। एक तो सेलुलर लेवल जो एनिमल में पाया जाएगा, एक तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो पहले नो, आपको पता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है जो पोरीफेरम्स में पाया जाता है, पोरीफेरा फाइलम में, ठीक है, नहीं समझे? पोरीफेरम्स में पाया जाता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, मतलब देखो पूरा हमने क्या बताया था, पूरा एनिमल किंगडम क्या है? मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर मतलब बॉडी में बहुत सारी सेल्स होंगी ना उनके, मल्टी सेलुलर हैं। तो दैट्स मीन्स, और पोरीफेरम्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बताना सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है ये हम बता रहे हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इसमें जो बहुत सारी सेल्स हैं ना पोरीफेरा में प्रेजेंट होती हैं, उसमें क्या होगा, हर एक सेल, हमने क्या बोला है, हर सेल, जितनी भी सेल होंगी, हर सेल का अपना अलग अलग काम होगा। हर सेल, अब कोई सेल डाइजेशन करेगी, कोई सेल एक्सक्रीशन करेगी, कोई सेल, ये एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, हाँ ये एक एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आप समझो कि हर सेल जो होती है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होंगी ऑर्गेनिज्म में, हर एक सेल का अपना डिफरेंट काम होगा, ठीक है। हर सेल मिलकर अलग अलग काम, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगी, ठीक है। बस यही मतलब होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का कि यहाँ पे जितनी सेल्स प्रेजेंट होंगी बाय ऑर्गेनिज्म में वो सारी की सारी अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगी, ठीक है। अब आ गया जो कि अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया क्या किस में जाता है, पोरीफेरम्स, बस ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात आई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सेल,
हैविंग सिमिलर फंक्शन। फिर से हम करें, अ ग्रुप ऑफ सेल मतलब ऑर्गेनिज्म में, जिस भी ऑर्गेनिज्म में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा ना, उसमें क्या होगा, एक एक सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, उसमें पूरा बाकायदा एक ग्रुप ऑफ सेल होगा। अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, इसीलिए तो बोला गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे बाकायदा एक सेल का ग्रुप होगा जो मिलकर सेम फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे कि एक ग्रुप ऑफ सेल है वो पूरा डाइजेशन को देख रहा है, अब ग्रुप ऑफ सेल है वो पूरा रेस्पिरेशन को देख रहा है। दैट मीन्स ये बताने का तरीका, समझाने का तरीका, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, सेलुलर में क्या होता, हर एक सेल, ओनली वन सिंगल सेल अलग अलग फंक्शन कर रही थी, हर एक सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। लेकिन जब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एक नहीं, अब ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। ठीक है, वहाँ पे अकेला मजदूरी कर रही थी सेल, यहाँ पे बहुत सारी सेल हो गई आपस में मिलकर काम कर रही हैं। ठीक है, लेकिन आपस, तभी तो यहाँ पे बोला गया ना टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ठीक है, समझ गए। अच्छा ये बताइए आप, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया कहाँ पाया जाता है, तो ये भैया पाया जाता है बस सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा। आपको पता है ये जो नाम दिए हैं पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, हमने क्या बताया था, हर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक, हर ये क्या है, टैक्सॉन है, बायोलॉजिकल ग्रुप है, इनकी अपने आपस में एंटिटी होगी ऐसे, और क्या। ठीक है, बस अब उसमें नहीं जाते हैं, अब यही चलते हैं अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, और इधर ही और। तो हमने क्या बताया, नो, तो हमने क्या बताया, हाँ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे का मतलब कितने हैं, 4 ही तो टिश्यू हैं एनिमल में भाई, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू। तो जब दो या दो, मतलब जब बहुत सारे टिश्यू, ठीक है, मतलब दो या दो तीन से दो या दो से ज़्यादा टिश्यू जब मिलकर किसी सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और क्या, जैसे अगर हम लोग एनिमल अपने में बात करें, तो लाइक अगर बात करें हम लोग हार्ट की बात करें, ठीक है, हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत टिश्यूज प्रेजेंट हैं भाई, ब्लड प्रेजेंट है तो ब्लड क्या हुआ, कनेक्टिव टिश्यू हुआ भाई, मसल्स भी प्रेजेंट हैं तो मसल्स क्या है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड और मसल, ठीक है, और न्यूरॉन का भी कनेक्शन हुआ, और पूरा का पूरा एपिथेलियम तो पाई जाती है झिल्ली भाई सेल्स की, तो दैट्स मीन्स एपिथेलियल भी टिश्यू। तो दैट्स मीन्स कह सकते हैं ना, 2 या 2 से अधिक टिश्यू प्रेजेंट है तो हार्ट को हमने ऑर्गन कह दिया। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है भाई, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, ब्रेन है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक टिश्यू जब मिलकर किसी सेम फंक्शन को परफॉर्म करें, अब जैसे यहाँ पे इतने सारे टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, अल्टीमेटली काम तो सबका एक ही है, क्या, हार्ट से एक ही काम पे फोकस है सबका, कि भाई हार्ट से किसी तरह से आउट ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड को बाहर पंप करना, काम तो एक ही है, उद्देश्य एक ही है। दैट्स मीन्स वही चीज़ है, जब 2 या 2 से अधिक टिश्यू मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें तो उसको हम लोग ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाम दे देंगे। ठीक है, ठीक है, समझिए, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में एक्चुअली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पाया जाता है, लेकिन कुछ एडवांस प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है। बट अगर कॉमनली क्वेश्चन पूछ रहे नॉर्मली कि बताओ अच्छा प्लेटीहेल्मिन्थ में बताओ कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो हमेशा ऑर्गन लगाना ऑप्शन। ठीक है, हाँ ठीक है। अब एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा में जितना है सब ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। भाई ये क्या होता है, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करें तो उसको हम लोग ऑर्गन पूरा का पूरा सिस्टम बन जाता है फिर उसको। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने लगते हैं। लाइक हम अपने में ही एग्जांपल लें क्योंकि आपको दूसरी, ठीक है, तो देखो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 या 2 से अधिक ऑर्गन्स मिलकर किसी सेम फंक्शन को परफॉर्म करें। लाइक जैसे कि हमारा ये क्या है, इसोफेगस है, ठीक है,
ये क्या है, स्टमक है हमारा, ये स्टमक है, नीचे हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, अपना एक ऑर्गन ईसोफेगस हुआ, एक ऑर्गन स्टमक हुआ, एक ऑर्गन इंटेस्टाइन हुआ, हमारा हाथ हुई। तो दो या दो से तीन ऑर्गन क्या मिल गए आपस में। अब ये मिलकर सेम फंक्शन करेंगे। सेम फंक्शन क्या क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं ना, ठीक है, डाइजेशन। तो दैट मीन्स ये डाइजेशन करवा रहे हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है इनका, एक ही है, खाने को पचाना, ठीक है, डाइजेशन करना हमारी बॉडी में। तो दैट मीन ये पूरा का पूरा हम लोग फिर एक क्या कर रहे हैं, सिस्टम बना ले रहे हैं, जिसको हम लोग कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, समझ गए कि नहीं। जब दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलकर एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करें तो पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। लाइक एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, इस टाइप से। और अब पूछा जाए कि भाई अगर ये तुम्हारा समझ गया ना डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, आओ अब एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देते हैं, ठीक है, आओ सामने आओ, जल्दी से देखते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा बताओ सेलुलर किस में पाया जाता है, पोरीफेरा, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सही। अच्छा ये बताओ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया, क्या सिलेक्टेड था, तीनों करो, जबरदस्त, ओके ठीक है। अच्छा ये बताओ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, प्लेटिहेलमिन्थेस में। अच्छा उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है ना सर, हाँ ये कहाँ पर, ये प्लेटिहेलमिन्थेस कॉर्डेटा तक, याद रखना, प्लेटिहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक, ओके ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो जो ऑर्गन एस्केलमेंथीस से कॉर्डेटा को पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। तो लाइक एग्जांपल एनसीईआरटी लिखती है, अभी एनसीईआरटी रीड भी करेंगे, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ लेक्चर ऐसे कुछ बता दें, अभी रीड करेंगे एक वर्ड, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है भाई, देखो बात देखो यही है। हाँ तो हम लोग क्या कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। देखो एनसीईआरटी कहती है ना क्या कि भाई जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव दो टाइप का होता है, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या भैया इनकम्प्लीट, पहली बात तो बताओ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, स्केलमेंथीस टू कॉर्डेटा तक, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कुछ प्लेटिहेलमिन्थेस में भी पाया जाता है जो एडवांस है, ठीक है। और इधर आओ इधर, ठीक समझ गया, और ठीक है। तो अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव एनसीईआरटी कहती है जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग हो सकता है। लाइक अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल है, बात सुनो मेरी, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें एक ही ओपनिंग पाई जाएगी, एक ही ओपनिंग, वही माउथ का काम करेगी, दैट मीन्स वही इनपुट का काम करेगी, वही आउटपुट का काम करेगी, मतलब वहीं से खाओ वहीं से निकालो। दैट मीन्स अगर ऑर्गेनिज्म में एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, तो वहीं से इनपुट देन वहीं से आउटपुट। तो ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब यहीं से खाओ यहीं से निकालो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब जिसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, यहाँ पे दो ओपनिंग पाई जाएगी, एक तरफ से इनपुट दूसरी तरफ से आउटपुट, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्री कैनाल, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, लाइक हम लोग, ठीक है, समझ गए कि नहीं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है आपका एस्केलमेंथीस टू कॉर्डेटा में, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्लेटिहेलमिन्थेस में देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स वही एनसीईआरटी कहती है कि अलग अलग ऑर्गन में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो सकता है। सही बात है भाई, प्लेटिहेलमिन्थेस में देखो अलग है भाई, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एस्केलमेंथेस टू कॉर्डेटा में भाई कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बात थोड़ी ना गलत कह रही है एनसीईआरटी, सही तो कह रही है। अच्छा ठीक है, अब दूसरे लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये भी दो टाइप का होता है। लाइक अगर आपका देखें हम लोग ओपन सर्कुलेट दो टाइप का होता है, हाँ भाई, वो एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। सबसे पहले आपको एक बात करना है, सीक्रेट हमेशा याद रखना,
सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी है एनसीईआरटी ने। सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टार्टिंग किस फाइलम से हुई थी ये याद रखना, एनेलिडा से हुई थी। हाँ, प्लेटीहेल्मिंथिस एस्केलोमेंथिस एनेलिडा उसके बाद आता है, ठीक है। एनेलिडा मतलब जो ये अर्थमॉर्म वाला ग्रुप है, ठीक है, केचुए वाला, ठीक है। तो दैट्स मीन्स जितने भी एनेलिडा में सबसे पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया, ठीक है। तो दैट्स मीन्स एनेलिडा और कॉर्डेटा, इसमें तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा में क्या बोला, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा में हम लोग देखते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, और एनेलिडा और कॉर्डेटा में क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है। क्लोज टाइप, ओपन टाइप, और समझाओ भाई, अच्छा ठीक है समझो इधर। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो दो टाइप के, ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप। देखो होता क्या है ना, कॉकरोच का एग्जांपल लेते हैं, कैसे बताएं आप, चलो ठीक है इधर देखो ना, कॉकरोच की अगर हम लोग बात करें, कॉकरोच की अगर हम लोग बात करें ना, अगर हम लोग कॉकरोच की बात करते हैं ना, कॉकरोच में क्या होता है भाई, 13 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। हम लोगों में कितना हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। हार्ट एक होता है लेकिन उसमें कमरे 4 होते हैं, मतलब 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉकरोच का जो हार्ट होता है उसमें 13 कमरे होते हैं, 13 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसके हार्ट में किनारे किनारे पोर्स पाए जाते हैं। जब भी याद रखना, किनारे किनारे बॉडी में पोर्स हों या फिर कहीं भी किनारे किनारे पोर्स हों साइड में, तो उसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है, ठीक है, याद रखना। हाँ, तो ऐसे ही जो कॉकरोच का जो हार्ट है, जो 13 चैम्बर हैं, उनके किनारे किनारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट वाला चैम्बर हो, अब देखो कॉकरोच क्या होता है, उसके पास बुद्धि थोड़ी ना होती है, तो वो मान के चलो ऐसे है, ऐसे चल, तो कॉकरोच का हार्ट है तो उसमें 13 चैम्बर बने हुए हैं। अब जब वो ऐसे चलेगा तो उसकी बॉडी हिलेगी, जब वो चलेगा तो हिलेगी, तो उसके बॉडी के अंदर, हार्ट के बाहर फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है। फ्लूइड कहेगा भाई, अरे जैसे अपने में फ्लूइड मतलब ब्लड प्रेजेंट होगा ना, तो हमारे में ब्लड प्रेजेंट होता है, ऐसे उसके में ब्लड प्रेजेंट होगा। लेकिन कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब समझे नहीं, हाँ भाई, मतलब उसका ब्लड जो है रेड कलर, हमारा रेड कलर का होता है, किस लिए, क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। उस अच्छा मतलब कॉकरोच के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तभी तो कलरलेस है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, सही बात है, उसकी ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तभी वो कलरलेस है, रंगहीन है, ठीक है। और ठीक है, जब वो चलता है तो उसकी बॉडी में जो फ्लूइड है, दैट ब्लड वगैरह, वो लास्ट वाला जो चैम्बर है, ऑस्टिया जो पोर है, वहीं से अंदर जाता है। अब लास्ट वाला चैम्बर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो फ्लूइड अगले चैम्बर में जाता है, फिर ये चैम्बर भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर यहाँ से अगले में जाता है, फिर चौथा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर करके ब्लड जो है उसी हार्ट में आगे जाता है, ठीक है। सबसे पहले वाले चैम्बर पे जाके वहाँ से पाइप, होलो पाइप अटैच होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओआर्टा, ठीक है। तो ओआर्टा से ब्लड फिर से आता है उसकी बॉडी में, और जानते हो कहाँ पे आके, जो उसके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लाइक लेफ्टिया जो भी उसमें पाए जाते हैं, जो भी उसके सेल्स और टिश्यू होते हैं ना, ये ब्लड जाके डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है सेल्स और टिश्यू के। तो ऐसे टाइप ऑफ सर्कुलेशन को इन्होंने व्हाट, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। यहाँ पर क्या होता है, ब्लड जो है डायरेक्ट सेल और टिश्यू के कांटेक्ट में आता है। ऐसे लगता है ये जो सेल्स और टिश्यू है ना, ये ब्लड से डायरेक्ट क्या है, बाथिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो ऐसे दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज व्हाट, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ओके। वहीं अगर हम लोगों में बहुत तगड़ा सिस्टम, बढ़िया हार्ट है, पाइपें लगी हुई है बढ़िया, यहाँ से आउट ऑफ द ब्लड हुआ, पंप हुआ, और बढ़िया पाइप लगी है, लाइक अरे भाई आर्टरी वगैरह, आर्ट से गया बढ़िया पैर में नीचे गया, फिर सट्टे से ऊपर आया दूसरी पाइप से, फिर अच्छे से, हाँ। तो दैट मीन्स हमारा जो ब्लड जाता है वो पाइप के थ्रू जाता है किसी भी सेल वेल के पास, सेल टिश्यू ऑर्गन के पास। लेकिन ब्लड जो है डायरेक्ट टिश्यू के ऑर्गन के कांटेक्ट में नहीं रहता, हाँ, पाइप के थ्रू जाता है, ठीक है, वेसल के थ्रू हमारे में, ठीक है। ना कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन एनिमल्स जो हैं जिनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड सेल्स के कांटेक्ट में रहता है। लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्ट नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पाइप पाए जाते हैं, ठीक है, समझ गए ना।
तो दैट कहने का मतलब है दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन है, जब पाइप के थ्रू ब्लड पूरा फ्लो करे तो ऐसे टाइप ऑफ सर्कुलेशन को हम लोग क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं। और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया कहाँ जाता है, एनेलिडा में और कॉर्डेटा में बस। बाकी बच्चे जो बीच वाले हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, चारों में क्या ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है। मतलब यहाँ पे पाइपें पाई जाएंगी कि नहीं, ब्लड वेसल नहीं पाई जाएगी भाई, समझते नहीं हो भाई, ठीक है। और इधर तो दैट मीन्स ये हो गया पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी रीड कर लें इसकी पूरी, ताकि आप कॉन्फिडेंस आ जाए, एक एक लाइन कहने का क्या मतलब है और देख लें। अच्छा नो, एनसीईआरटी कहती है देखो, नो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताए थे एनिमल्स में भाई, 4 बताए थे, सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फोर्थ वाला क्या था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ पढ़ते हैं हम लोग, नाउ 2 यद्यपि लिखती है एनसीईआरटी 2, मतलब यद्यपि ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टी सेलुलर, यद्यपि जो एनिमल्स हैं लाइक सारे के सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिटेड द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ में, फिर भी क्या होता है, सब में क्या होता है, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न है वो सेम नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जियस मतलब पोरीफेरा को हम लोग स्पॉन्जियस भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं, क्योंकि उसमें की जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है ना बॉडी के अंदर, जो कैविटी उसको उसकी जो कैविटी होती है उसका नाम होता है स्पॉन्जियोसील, इसीलिए उसको हम लोग स्पॉन्जियस कहते हैं। तो वही है, फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जियस लाइक पोरीफेरा, इन पोरीफेरा द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट, मतलब वहाँ पे जो सेल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, वो लूजली एग्रीगेट है, लूजली अटैच है, कॉम्पैक्ट नहीं, एकदम टाइटली अटैच नहीं एक दूसरे से, लूजली अटैच है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट, ठीक है। दे एग्जिबिट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज व्हाट, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, सम डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे क्या होता है सेल्स में सम डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का मतलब होता है एक्टिविटीज़, मतलब वर्क। यहाँ पे सेल के बीच में आपस में क्या हो जाएगा, डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब काम का बंटवारा हो जाएगा सेल्स में। एक सेल वो काम करेगी, दूसरी सेल दूसरा काम करेगी, तीसरी सेल, जैसे कि सपोज दैट एक रूम है उसमें 4 मेंबर रहते हैं, तो कोई खाना बनाएगा, कोई बर्तन मांजेगा, कोई सब्जी काटेगा, कोई रोटी सेकेगा, तो सबके क्या है काम अलग अलग हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है पोरीफेरेंस में लाइक जितनी सेल्स हैं ना, उन हर सेल का अपना एक अलग अलग काम कर रहेगा। तो वही एनसीईआरटी लिखती है, सम डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम का बंटवारा हो जाएगा एमॉन्ग द सेल्स के बीच में, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें इन सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे सेल का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा जटिल होता है, मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग, यहाँ पे जो सेल्स हैं परफॉर्म करती है द सेम फंक्शन ऑफ अरेंज इन टू टिश्यू, यहाँ पे जो कि सेल्स जो है वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं, इसीलिए यहाँ पे सेल जो है अरेंज हो जाती है किसमें, टिश्यू में। इसीलिए यहाँ पे दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज व्हाट, इसको हम लोग कहेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नो हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर भी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, लाइक एग्जांपल ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, इज एक्सप्लोरेड बाय द मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, किसमें पाया जाता है, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में, एंड अदर फाइला वेयर एज टिश्यू और ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। ऑर्गन लेवल एक्सप्लोरेड प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर फाइला, ठीक है। ओके 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 ओके, तो हमने क्या बताया था, जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो पाया जाता है किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ना, ठीक है ठीक है। और इसके अदर फाइला में क्या होता है, हायर लेवल ऑफ टिश्यू और ग्रुप टुगेदर फॉर्म ऑर्गन, ठीक है। हमने क्या बताया, यहाँ पे क्या होगा, मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइला, ठीक है। कुछ इसके अदर फाइला है, हायर फाइला है, उसमें पाया जाता है क्या, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे होता है क्या, टिश्यू और ग्रुप्ड टुगेदर, टिश्यू जो है आपस में मिलकर
टू फॉर्म ऑर्गन, मिलकर अंग बनाते हैं भाई। टिश्यू आपस में मिल जाएंगे तो क्या ऑर्गन बनाएंगे। हमने क्या बताया था, दो से तीन टिश्यू मिल जाएं तो क्या बकायदा कौन सा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा उसमें, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वही कह रहे हैं नाउ ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर, हर टिश्यू का उद्देश्य एक ही रहेगा, ठीक है, क्या एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इन एनिमल्स लाइक, तो ये हो गया अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। नाउ इन एनिमल्स लाइक, अगर हम बात करें इसके बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वही लिख रहा है कि इन एनिमल्स लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा भी आता है, हाँ, स्केलमेंथीज भाई। प्लेटी हेलमेंथीज के बाद कौन सा फाइल आता है, स्केलमेंथीज। तो वही कह रहा है इन एनिमल्स लाइक स्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडेर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड, ऑर्गन मतलब एसोसिएट हो जाता है, मतलब यहाँ पे दो या दो से, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, याद आ रहा है ना, यहाँ पे ऑर्गन है एसोसिएटेड, मतलब दो या दो से तीन ऑर्गन एसोसिएट होते हैं एंड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, और सारे लोग एसोसिएट टू परफॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम, एक फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ ईच सिस्टम कॉन्सर्न्ड विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल, ईच सिस्टम बहुत सारे कॉमन फंक्शन बनाते हैं, बहुत सारे सिस्टम बनाते हैं, फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं, और हर सिस्टम का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का है अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, फूड का डाइजेशन करना, सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना एक फंक्शन होगा भाई, सर्कुलेशन करना, और क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना एक सिस्टम होगा भाई, रेस्पायरेशन करना, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस करना, यही सब है। एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ना ऑर्गन सिस्टम, अब हमने क्या कहा था कि एनसीईआरटी क्या कहती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट हो सकता है भाई। तो वही लिख रहे हैं कि भाई ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, मतलब वेरियस मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में, एनिमल्स में डिफरेंट हो सकता है, बस यही मतलब इसका। फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हेलमिन्थीज, हमने बताया ना कि प्लेटी हेलमिन्थीज में एक ही ओपनिंग, यहीं से इनपुट यहीं से आउटपुट, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। वहीं स्केलमेंथीज जो कॉर्डेट था तो कंप्लीट बताया था, बोथ पाइप यहाँ पे, मतलब हमने क्या बताया था कि प्लेटी हेलमिन्थीज में ओनली एक ओपनिंग पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल, यही माउथ का काम करेगी, यही एनस का काम करेगी। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंप्लीट बताया था वहाँ पे दो ओपनिंग पाई जाए, एक से इनपुट होगा दैट मीन एक तो माउथ का काम होगा, दूसरे से आउटपुट दैट मीन दूसरा एनस का काम करेगा, दो ओपनिंग पाई जाएगी। तो वही लिख रही है एनसीईआरटी, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हेलमिन्थीज हैव ओनली वन सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, दोनों टाइप का काम करेगी, ठीक है। एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है टू ओपनिंग, ठीक है, माउथ एंड एनस, दो ओपनिंग पाई जाएगी भाई, माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा। सिमिलरली ठीक है, ओके। अब बात आ गई दूसरे सिस्टम की। नाउ सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप्स, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम टू टाइप का था, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, ऐसे इन्होंने लिखा है एनसीईआरटी ने कि ऐसे जो दूसरा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो भी दो टाइप का हो सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, एक भाई ओपन और एक क्लोज। तो सबसे पहले ओपन की बात आ गई। ओपन बताया था ना भाई, कॉकरोच में आता है ब्लड आता है डायरेक्ट सेल और टिश्यू के कांटेक्ट में होता है, तो वही लिख रहा है। तो ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट, जब ब्लड पंप किया जाता है भाई हार्ट से, 13 चैम्बर हार्ट बताया था हमने, ठीक है। द सेल्स एंड टिश्यू और डायरेक्टली बाथ इन इट, ऐसे लग रहा था वो निकल रहे थे, वाटर से ब्लड निकल रहा था, डायरेक्ट सेल और टिश्यू के पास जा रहा था, तो सेल और टिश्यू ऐसे लगता है ब्लड से नहा रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है टिश्यूज एंड सेल्स आर बाथिंग इन द ब्लड, ऐसे लगते हैं डायरेक्ट ब्लड से नहा रहे हैं, ठीक है। तो वही लिख रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज व्हाट, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन ने। और दूसरा है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। हम लोगों में क्या बाकायदा पाइप वगैरह पाई जाती है, तो देखो यहाँ अब बात आ गई क्लोज टाइप। अच्छा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया किसमें जाता है, एनेलिडा और कॉर्डेटा, सॉरी आर्थ्रोपोडा, स्केलमेंथी नहीं आर्थ्रोपोडा पे पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में बना, ठीक है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडेर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, 4 फाइलों में नोट करके लिख लो। और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है,
क्लोज टाइप इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल ऑफ वेरिंग डायमीटर। और क्या हमारे इसमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो वेसल्स में होता है। वेसल्स मतलब पाइप में होता है। वेसल का मतलब पाइप कौन सी, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ये सब वेसल्स से होता है ना, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स की होती है। इसमें लिखा है डिफरेंट डायमीटर्स की, मतलब उनकी जो चौड़ाई होती है अपनी अंदर की वो भाई आर्टरी जो है वो थोड़ा कम डायामीटर होता है, वेन का ज़्यादा डायामीटर होता है, तभी तो वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आगे की बात है, जब सर्कुलेशन पढ़ोगे तब आप समझ में आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है किसमें, एनेलिडा और किसमें बताओ ना, एनेलिडा और इसमें कॉर्डेटा में। ठीक है, तो ये आपका लेवल, हम लोगों ने क्या कहा था कि भाई एनिमल का क्लासिफिकेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया, क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरा हम लोग देखते हैं सिमेट्री। ठीक है, ये बाबू, ठीक है, दूसरा हम लोग लेवल जो देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे। ना दूसरा हम लोग देखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, तो सब सिमेट्री समझो। सिमेट्री देखो क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को, आप किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत समझने वाली है सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री होती क्या है, सिमेट्री के बेस पे भी एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया, लेकिन सिमेट्री है क्या, ये तो समझो पहले सिमेट्री क्या है। तो वो सिमेट्री क्या है, किसी भी चीज़ को आप दो बराबर भागों में बांट दो। हमने क्या कहा, किसी भी चीज़ को आप दो बराबर भागों में बांट दो, लेकिन वो दोनों भाग एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल हो दिखने में। नहीं समझे, किसी भी चीज़ को आप दो बराबर भागों में बांटो और वो दोनों एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल, नहीं समझ में आ रहा है, सपोज दैट, उसको कहेंगे सिमेट्री। ठीक है, जैसे कि हाँ, जैसे लाइक ये चक्कू है। ठीक है, तो जैसे अगर हम अपने आप को चक्कू से काटें, जैसे कि अच्छा ये बताओ, हमारी बॉडी का सेंट्रल ऑफ एक्सिस क्या है। सेंट्रल ऑफ एक्सिस मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंट्रल ऑफ एक्सिस वो होता है ना, जहाँ से उसका वो सेंट्रल ऑफ मास प्रेजेंट होता है पूरे का, जहाँ पे आप उसको एकदम बैलेंस कर सको। ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी का सेंट्रल ऑफ एक्सिस ये होता है एकदम बीच में, अम्बलाइकस के पास। ठीक है, बॉडी के पास अम्बलाइकस के पास। तो दैट्स मीन्स कहने का मतलब है आप क्या करो, हम अपनी बॉडी को अगर ऐसे काटें, यहाँ से इस सेंट्रल एक्सिस काटें हैं, तो क्या हमारी बॉडी के दो पार्ट तो हो जाएंगे भाई, एक ऊपर पार्ट एक लोअर पार्ट, बट क्या एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल है ना भाई। पैर एक तरफ हो जाएगा, हाथ आँख और ये नाक और ये नोस्ट्रिल ये सब कान एक तरफ हो जाएगा, तो ये आइडेंटिकल थोड़ी ना हुआ, दो पार्ट हो। तो इसको हम लोग सिमेट्री नहीं बोलेंगे। सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को दो पार्ट में काटो और वो दोनों एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल हों, सेम टू सेम हो दिखने में, तो उसको हम लोग सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाएगा, कसम से बता रहे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे भाई मेरे सिमेट्री में। देखो अच्छा ये बताओ, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी को एकदम यहाँ से काटते हैं, एकदम बीच वाले पोर्शन में, जहाँ ये बीच वाली मांग नहीं होती यहाँ पे, जहाँ पे लेडीजें सिंदूर लगाती हैं, ऐसे ऐसे यहाँ से एकदम काटेंगे। तो देखो देखो देखो, ऐसे एकदम बीच से एकदम काटेंगे, एकदम बीच से काटेंगे, ऐसे एकदम नीचे तक काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये दोनों पार्ट अब क्या होगा, एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल हो गए भाई। एकदम बीच से ऐसे इस प्लेन से काटेंगे अगर हम अपनी बॉडी को, तो एक नॉस्ट्रिल, एक आँख, एक कान, एक हाथ, ठीक है, मतलब पूरा लेफ्ट, और एक पूरा राइट में मतलब चला जाएगा, एक पूरा लेफ्ट में, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। यदि बॉडी को सिर्फ एक प्लेन से दो बराबर पार्ट में डिवाइड करा जाए और वो दोनों पार्ट एक दूसरे के आइडेंटिकल हों, ठीक है, ऐसी सिमेट्री को हम लोग बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, ऐसी सिमेट्री को हम लोग बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। और यदि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एनिमल को, हम बार बार ऑब्जेक्ट कह रहे हैं लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एनिमल किंगडम, तो एनिमल को काटेंगे ना, तो दैट्स मीन्स किसी भी एनिमल को अगर आप काट रहे हो, अगर आप सिर्फ एक प्लेन से काटो और एनिमल दो पार्ट में एकदम आइडेंटिकली डिवाइड हो जाए, तो उसको तो बाइलैटरल, उसको बाइलैटरल सिमेट्री बोल देंगे। ठीक है, बट
किसी भी ऑर्गेनिज्म को काटो, बट अगर ऑर्गेनिज्म को काट रहे हो और किसी भी प्लेन से काटो और उसको दो पार्ट में एकदम आइडेंटिकली डिवाइड कर दो, तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। बताते हैं एक मिनट। देखो जैसे मेरे पास ये नींबू रखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग नींबू को यहाँ से काटे, ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट और राइट, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा ना लेफ्ट और राइट पार्ट में। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में सेम दिखेंगे, सेम दिखेंगे कि नहीं, एकदम दिखेंगे। अच्छा, सिर्फ इसी प्लेन से काटोगे तभी ये बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड होंगे, या इस प्लेन से काटोगे तो नहीं होंगे। भाई इस भी प्लेन से काटोगे तो भी ये बराबर ही डिवाइड होंगे, इस प्लेन से काटोगे, भाई इस प्लेन से काटोगे, कट नहीं रहा देखो यार, ठीक है, इस प्लेन से काटोगे तो भी दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, इस प्लेन से काटोगे तो भी बराबर पार्ट में, इस प्लेन से काटोगे, मतलब कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म को आप एनी ऑफ प्लेन, किसी भी प्लेन से काटो, चाहे वो यहाँ से काट दो इसको बीच से ऐसे, इस वाले सेंट्रल ऑफ एक्सिस से, ठीक है, तो भी ये ऊपर का एकदम पार्ट सेम, नीचे का पार्ट सेम, दैट मीन्स एनी ऑफ प्लेन, ठीक है। किसी भी प्लेन से काटने पर ऑर्गेनिज्म अगर दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो इसको हम लोग, दिस टाइप ऑफ सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और अगर ऑर्गेनिज्म को सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से आप दो पार्ट में डिवाइड करो बराबर, तो इस टाइप ऑफ सिमेट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलैटरल सिमेट्री। अब अच्छा, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी प्लेन से काटो और दो बराबर पार्ट में डिवाइड ही ना हो पाए, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, सिमेट्री है या नहीं है, क्योंकि सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को काटो दो बराबर पार्ट में होना चाहिए, और आप किसी भी और पार्ट में अगर वो किसी भी प्लेन से काटो दो बराबर पार्ट नहीं हो रहे, तो उसको हम लोग कहेंगे एसिमेट्री, मतलब सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, सिमेट्री है नहीं है उसमें। मेरी बात कहने का मतलब समझे, तो जो पोरीफेरमेंट्स होते हैं उसमें वो एसिमेट्रियल होते हैं, हालांकि ल्यूकोसोलेनिया जो है वो क्या है, ल्यूकोसोलेनिया वो एक्सेप्शन है, उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बट एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, ठीक है। बाकी पोरीफेरा क्या है, पूरा का पूरा एसिमेट्रिकल है। एग्जाम्पल याद रखना, ल्यूकोसोलेनिया एक्सेप्शन है, उसमें रेडियल सिमेट्री शो कर देता है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी इधर आ जाओ और बात करें अगर सीलेंट्रेटा टीनोफोरा की, तो इसमें पाई जाती है रेडियल, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा इक्वाइनोडर्मेटा, इसमें पाई जाती है रेडियल, ठीक है। क्या, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा इक्वाइनोडर्मेटा में रेडियल, रेडियल का मतलब होता है बॉडी को किसी भी प्लेन से काटोगे दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों में बाकायदा प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से कॉर्डेटा तक, इक्वाइनोडर्मेटा को हटा देना, हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, एस्केल्मिन्थेसिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इक्वाइनोडर्मेटा नहीं, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से कॉर्डेटा तक इक्वाइनोडर्मेटा हटा देना। में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलैटरल। बाइलैटरल का मतलब होता है आपको सिर्फ एक ही प्लेन से आप दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ लें क्या एनसीईआरटी की लाइन ऑफ नो सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री ये लिखा है, ठीक है, सिमेट्री, ठीक है। और एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस देयर सिमेट्री, मतलब एनिमल को कैटेगरी इसके बेसिस पे भी कैटेगराइज किया गया, किसके बेस पे, सिमेट्री के बेस पे, ठीक है ना। स्पॉन्जेस और मोस्टली एसिमेट्रिकल, देखो मतलब स्पॉन्जेस और मोस्टली एसिमेट्रिकल, कंप्लीटली एसिमेट्रिकल नहीं बोला, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला है, ल्यूकोसोलेनिया जो है वो रेडियल सिमेट्री दिखा देता है, इसीलिए मोस्टली एसिमेट्रिकल बोला गया है, नॉट स्पॉन्जेस और मोस्टली एसिमेट्रिकल, ठीक है। अब देखो, any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. एसिमेट्रिकल मतलब है कि किसी भी प्लेन से आप काटो बॉडी को, लेकिन वो दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगी। एसिमेट्री का मतलब ये होता है, ठीक है। नाउ व्हेन, जब एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, जब आपको एनी प्लेन पासिंग, जब आप नींबू वाला एग्जांपल, जब आप एनी प्लेन पासिंग मतलब किसी भी प्लेन से पास करो, किसी भी प्लेन को पास करो भाई, ऑर्गेनिज्म काटने के किसी भी प्लेन को, किसी भी प्लेन से आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करो और वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए,
डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ इज कॉल्ड नोन एज रेडियल सिमेट्री, तो हम लोग इसको रेडियल सिमेट्री कहेंगे। नाउ बाई केस में जाती है सीलेंटेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन, ठीक है, ओके समझ गया। नाउ एनिमल्स लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। नाउ वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ विद ओनली सिंगल प्लेन, लिखा होगा टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट ऑफ ओनली वन प्लेन, मतलब सिंगल प्लेन, ठीक है। एग्जिबिटेड बाइलैटरल सिमेट्री, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो ये आपका हमने क्या बताया था कि भाई एनिमल बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तुम लोगों ने देखा भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने सिमेट्री देख लिया। अब थर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ जर्म लेयर। समझो और समझते हैं, ठीक है। थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या हम लोगों ने पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या देखा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हम लोगों ने देखा सिमेट्री, और तीसरा हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ जर्म लेयर, ठीक है। तो आओ इधर समझो, नो जर्म लेयर, डेवलपमेंट ऑफ जर्म लेयर, ओके। तो डेवलपमेंट ऑफ जर्म लेयर क्या होता है, देखो आपको एक सीक्रेट बात बताएं, देखो हम ना आपके बारे में बहुत सीक्रेट बात जानते हैं, क्या जब आप इस धरती पे आए भी नहीं थे, अरे यार ऐसी कौन सी बात जानते हो यार आप, देखो हम बताते हैं। होता क्या था, स्टार्टिंग फेज़ में, एकदम इनिशियल फेज़ में, जब मतलब क्या होता है, जब एक बेबी अपनी मदर के यूट्रस में होता है ना, सबसे पहले क्या क्या फिनोमेना होता है, एक मिनट को, सबसे पहले फिनोमेना क्या होता है भाई, एक मदर है, ठीक है, उसने ओवरी से ओवा रिलीज़ किया, ठीक है। तो ओवरी से ओवा रिलीज़ किया, ओवा कहाँ गया होगा, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में गया होगा, देन क्या हुआ होगा भाई, फैलोपियन ट्यूब में क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया ऊपर करेंगे और क्या मूव कर करके उस ओवा को कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में पहुँचाएंगे, एम्पुला वाले पार्ट में, ठीक है। अब ये ओवा अपना पहुँचेगा एम्पुला वाले पार्ट में, ठीक है। अब एम्पुला वाले पार्ट में ओवा पहुंचा, दैट मीन एक पहुंचा। अब इधर से क्या आएगी, 300 मिलियन स्पर्म की बारात आएगी इधर से, ठीक है। आधे तो इधर दूसरी फैलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ बीच में ही रहेंगे, गलगुला जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो गए होंगे ओवा के पास, उसमें से कोई एक स्पर्म जाके फ्यूज़ करेगा, दैट मीन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन, दैट मीन फर्टिलाइजेशन होगा भाई, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन से उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा, उनके फ्यूजन से मेल एंड फीमेल गैमेट के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट। अब ये जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा, दैट मीन्स जाइगोट में क्लीवेज होगा, दैट मीन्स सेल डिवीज़न होगा, जाइगोट डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करके, जाइगोट क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये डिवाइड करेगा 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, माइटोसिस डिवीजन होगा ना। तो जब 16 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगी तो हम लोग उसको बोलेंगे मारूला। देन उसके बाद 16 से 32 सेल स्टेज आएगी, उसको हम लोग ब्लास्टुला बोलेंगे। देन 32 से 64 आएगी, उसको हम लोग गैस्ट्रुला स्टेज बोलेंगे। ध्यान, गैस्ट्रुला स्टेज आते आते ना, ये जो 64 सेल्स हैं, बात सुनना मेरी, ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो लेयर बनती है वो अंदर वाली लेयर बनती है, इंडोडर्म। फिर बनती है सबसे बाहर वाली, उसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं। फिर लेयर बनती है बिटवीन एक्टो एंड इंडो, बीच में बनती हैं, इसको हम लोग कहते हैं मीजोडर्म। मीजो का मतलब होता है ये बीच में, मिडिल में, ठीक है। तो फिर बनी मीजोडर्म। नो, ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाती हैं बाई सेल्स, 3 लेयर में। क्या, इंडोडर्म, हमेशा याद रखना, हम जो सेल जिस नंबर पे बनती है ना, हम हमेशा उसका नाम दे रहे हैं, मतलब सबसे पहले नंबर पे जो बनी हुई इंडोडर्म, देन एक्टोडर्म, फिर मीजो। ये पूछा गया है पैटर्न कि भाई जर्म लेयर, सबसे पहले कौन सी जर्म लेयर बनती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के समय, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। तो दैट मीन्स इंडोडर्म, एक्टोडर्म, देन मीजोडर्म, ठीक है। तो आप समझ गए ना, गैस्ट्रुलेशन आते आते आपका ये पूरी सेल्स जो है 3 लेयर में डिवाइड हो जाती हैं। अब क्या होगा, इन्हीं सेल्स से पूरा का पूरा बॉडी बनेगी, ऑर्गन्स बनेंगे हमारे, और क्या। लाइक अगर हम लोग बात करें जो सबसे अंदर वाली है इंडोडर्म,
दिखाओ इंडो, तो एक ट्रिक बताएं बहुत अच्छी ट्रिक बताएं। जो इंडोडर्म जर्म लेयर है ना बाबू, इंडोडर्म से आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा का पूरा ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा का पूरा बनता है कहाँ से, इंडोडर्म से। और फिर आपका बात करें अगर हम लोग, ये आपका सर्कुलेटरी हुआ, आपका सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, और आपका ये मसल वाला हुआ, लोकोमोशन एंड मूवमेंट मसल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम हुआ, ये सब क्या है, ये सब मीजोडर्म से बना है, मीजोडर्मल लेयर से बना है। और वहीं बात करें हम लोग एक्टोडर्म से, तो पूरा नर्वस सिस्टम जो है बाहर वाली, दैट मीन एक्टोडर्म से बना हुआ है, ठीक है। और बात करें अपनी इंडोक्राइन, जितनी भी बॉडी में हमारी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, इंडोक्राइनल ग्लैंड्स, ये मिक्सिंग जर्म लेयर हैं। मतलब ये इनका जो ऑरिजिन हुआ है वो तीनों जर्म लेयर से हुआ है, इंडो से भी, एक्टो से भी, मीजो से भी, ठीक है, समझ गया ना। इससे सिंपल ट्रिक भैया बताई नहीं जा सकती, बस इतना जान लो। तो अगर हम बात करें किसकी, जर्म लेयर की भाई मेरे, तो हमने क्या कहा, अगर कोई भी एनिमल बन रहा है उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज के समय ये 3 जर्म लेयर प्रेजेंट थी, कौन, इंडो, एक्टो, मीजो, इनसे ऑर्गन मतलब ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, मतलब इनसे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, इन 3 जर्म लेयर। तो ऐसे एनिमल लाइक हम लोगों में, ऐसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लो मतलब 3 जर्म लेयर से बना हुआ। अच्छा, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज के समय 2 ही और जर्म लेयर प्रेजेंट थी, लाइक इंडो और एक्टो, मीजो डर्म प्रेजेंट ही नहीं थे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय 2 ही जर्म लेयर प्रेजेंट थी, ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है वो 2 ही जर्म लेयर से हुआ है, एक तो इंडो और एक है एक्टो, मीजोडर्म उनमें क्या थी, एब्सेंट थी, ठीक है।